बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। ये हम लेक्चर नंबर 4 बना रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें टॉपिक नंबर 1.10 से लेकर 1.16 तक डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले इस चैप्टर के 3 पार्ट की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उनको विजिट करें। इसमें हम वाईफाई सिक्योरिटी, नेटवर्क डायग्नोस्टिक के टूल्स, कुछ कमांड्स, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे, लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, नेटवर्क के सिक्योरिटी फीचर्स को डिस्कस करेंगे, डेटा बैकअप और रिकवरी का क्या कॉन्सेप्ट है, और यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी के दरमियान क्या ट्रेड ऑफ है किसी सिस्टम के। इन कॉन्सेप्ट्स को इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। वाईफाई सिक्योरिटी एंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हर घर में बेटा इस वक्त वाईफाई राउटर लगा हुआ है और आपको पता है कि उसके ऊपर पासवर्ड लगाया जाता है ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस से उसे बचाया जा सके। तो वाईफाई सिक्योरिटी बेसिकली आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई शख्स आपकी इजाजत के बगैर आपके घर का इंटरनेट इस्तेमाल ना कर सके। अगर आप सिक्योर नहीं करेंगे तो कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकेगा। हैकर्स आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील अप कर लेंगे फ्रॉम अनसिक्योर्ड नेटवर्क। सिक्योर वाईफाई आपके डेटा को भी सेव करता है और आपके डेटा की प्राइवेसी को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा यह कि अगर आप मुफ्त में इंटरनेट लोगों को इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके कनेक्शन की स्पीड भी स्लो हो जाएगी, जिससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपके काम का जो हर्ज होगा वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को जरूर फॉलो करें। अब राउटर के वेब इंटरफेस को कैसे एक्सेस किया जाता है। अगर मैं आपको राउटर के वेब इंटरफेस को एक्सेस करके दिखाऊं, आपने अपने राउटर के बेटा एड्रेस को देखना है। राउटर के ऊपर एक पर्ची लगी होगी जिसपे उसका आईपी एड्रेस डिफॉल्ट लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे राउटर का डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है 192.168.100.1। 100.1 को मैं अगर अपने वेब ब्राउजर में लिख के एक्सेस करूं तो मेरे राउटर का मेन पेज आ जाएगा जिसपे मैं यूजर नेम और पासवर्ड देके उसे लॉग इन कर सकता हूं। तो मैं अगर दिखाऊं तो मैंने अपने राउटर के अपने वेब पेज के एड्रेस पे लिखा 192.168.100.1 और 100.1 लिखने से मैंने क्या किया, बेसिकली अपने राउटर के मेन पेज को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो आप देखें मेरे राउटर का मेन पेज यहां पर एक्सेस हो गया। यहां पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे और यूजर नेम और पासवर्ड लिखने से आप क्या है अपने राउटर के वेब इंटरफेस में एंटर अप हो जाएंगे। वहां पर आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी, डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स मिलेंगी, उन्हें राउटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो द राउटर वेब इंटरफेस इज यूज्ड टू मैनेज द राउटर सेटिंग्स। इट इज ओपन यूजिंग अ वेब ब्राउजर। तो आप वेब ब्राउजर के जरिए आप ओपन करेंगे इसे। द यूजर विल एंटर द राउटर आईपी एड्रेस टू एक्सेस इट। आप अपना आईपी एड्रेस वहां पे लिखेंगे, आपका राउटर का मेन इंटरफेस एक्सेस हो जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, लॉग इन हो जाएंगे। इंटरफेस अलाउ चेंजेस इन वाईफाई नेम एंड पासवर्ड एंड ऑल्सो कंट्रोल द सिक्योरिटी सेटिंग। यहां पे आप अपने वाईफाई का जो नाम आ रहा है वो भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटी सेटिंग्स को तब्दील कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे उसने आपको बताया व्हाट इज वाईफाई इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन अगर आप बेटा ऑन करेंगे तो उससे आपका डाटा प्रोटेक्ट हो जाएगा, आपका डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में ओवर द नेटवर्क ट्रेवल करेगा। इट कन्वर्ट्स योर डाटा इनटू अ सिक्योर फॉर्म, इंक्रिप्टेड फॉर्म। अब इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इंक्रिप्शन के, जैसे WPA2, WPA3, ये कॉमन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जो पुराने प्रोटोकॉल्स हैं जैसे वेब है, ये सिक्योर अब नहीं रहे, अब इस्तेमाल नहीं हो रहे। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन आप रखेंगे, अच्छे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करेंगे, इससे आप ही का बेनिफिट है, आपका डाटा सिक्योर रहेगा। थर्ड चीज है बेटा डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे की मदद से आपका लोकल नेटवर्क जो है वो डिफरेंट अदर नेटवर्क्स के साथ अटैच होता है। तो ये डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस बेसिकली आपके राउटर का एड्रेस होता है। डेटा मेंट फॉर आउटसाइड नेटवर्क गोज थ्रू द गेटवे। तो जब आपका डेटा आपके नेटवर्क सेगमेंट से निकल के बाहर किसी नेटवर्क पे जाना है तो गेटवे डिवाइस के थ्रू जाएगा, जो कि आपके केस में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो राउटर है। गेटवे फॉरवर्ड डेटा टू द करेक्ट नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस डिपेंड्स ऑन इट। जब डेटा करेक्टली बाहर जाएगा तो फिर आपका इंटरनेट चल पाएगा। प्रॉपर गेटवे सेटिंग इज वेरी नेसेसरी। तो लिहाजा राउटर की सेटिंग जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत नेसेसरी है। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है गेस्ट नेटवर्क। क्या होता है गेस्ट नेटवर्क? जो है बेटा विजिटर्स को अलाउ करता है इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए। ये हमारे मेन होम नेटवर्क से सेपरेट एक कॉन्सेप्ट है। गेस्ट यूजर्स कैन नॉट एक्सेस योर पर्सनल डिवाइसेस।
तो वो डिवाइस को आपकी नहीं कर पाते एक्सेस, बल्कि क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं आपके इंटरनेट को, ठीक है, और इंटरनेट की यूजेज को कंट्रोल करते हैं। दे आर यूजफुल इन आवर होम्स एंड ऑफिसेस। अब आप उसको एज ए गेस्ट नेटवर्क अगर अलाउ करेंगे और वो गेस्ट नेटवर्क पे कनेक्ट होगा तो थोड़ी देर के लिए उसको एक्सेस होगी और उसके बाद आप उसकी एक्सेस को खुद से खत्म भी कर सकते हैं। तो लिहाजा आने जाने वाले यूजर्स के लिए गेस्ट नेटवर्क बनाना बड़ा अफादियत है, उसमें फायदा है आपका कि वो गेस्ट नेटवर्क को इस्तेमाल करे और मेन नेटवर्क को इस्तेमाल ना करे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कमांड्स। अब जो नेटवर्क डायग्नोस्टिक के टूल्स हैं, आपके अगर नेटवर्क में इश्यू आ रहा है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपकी डिवाइस के ऊपर कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश हो रहा, तो उस वक्त जो है नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स जो है वो काम आते हैं। दे हेल्प टू चेक द इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन। तो आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी, आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी को इनके थ्रू चेक किया जाता है, आपकी डिवाइसेस की आपस की कम्युनिकेशन को चेक किया जाता है इनके थ्रू। कमांड्स एंटर करेंगे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने टर्मिनल पे, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका आया ब्रोकन कनेक्शन है या स्लो कनेक्शन है। अब इसके लिए कुछ कमांड्स यहां पे दी गई हैं बेटा, उनको वन बाय वन मैं आपको प्रैक्टिकली भी चेक करके दिखा देता हूं। यहां पे भी उनकी आउटपुट मेंशन की गई है। पहली कमांड है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क की फील्ड की कमांड पिंग। पिंग कमांड इज यूज्ड टू टेस्ट द नेटवर्क कनेक्टिविटी। पिंग की कमांड के जरिए हम नेटवर्क की रीच को चेक करते हैं, नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करते हैं। इफ अ डिवाइस इज रीचेबल ऑन द नेटवर्क और नॉट। आप पिंग से छोटे छोटे डाटा पैकेट्स भेजते हैं दूसरी डिवाइस पे। कैसे भेजेंगे? उस डिवाइस का या तो आईपी एड्रेस लिखेंगे या आप उसका डोमेन नेम लिखेंगे। तो ये रिस्पॉन्स टाइम को भी मैयर करती है कि कितने सेकंड में रिस्पॉन्स वापस आ रहा है, और नेटवर्क के डिले को मैयर करता है। नेटवर्क कनेक्शन को चेक करने के लिए पिंग कमांड सबसे पहला और बुनियादी टूल है। जैसे यहां पर आपको एक आउटपुट दिखाई गई है ping.google.com। अब उसकी सैंपल आउटपुट दिखाई गई है, google.com का आईपी एड्रेस आ रहा है, 32 बाइट्स ऑफ डाटा आपने भेजा है, ठीक है। आपके जिस एड्रेस से रिप्लाई आ रहा है वो नजर आ रहा है आपको, और यहां पर टाइम नजर आ रहा है कि कितने मिली सेकेंड में आपका रिस्पॉन्स वापस आ रहा है। जब आपकी रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर से गूगल तक गई तो इसको ICMP इको रिक्वेस्ट कहते हैं, और जब वहां से रिप्लाई आया तो इसको कहते हैं ICMP इको रिप्लाई। अब मैं आपको अपने सिस्टम पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके और उसके ऊपर इसको चेक करके दिखाता हूं। देखें ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, मैंने लिखा ping google.com। अब देखें आप यहां पर मेरे पास कितने मिली सेकेंड आ रहे हैं। पहली रिक्वेस्ट 30 मिली सेकेंड में वापस आई, सेकेंड 142 मिली सेकेंड में वापस आई, थर्ड 31 मिली सेकेंड में, और फोर्थ 31 मिली सेकेंड। और आईपी एड्रेस क्या है 142.250.202.46। अब ये और वो चेंज हो सकते हैं। क्यों चेंज है? इसलिए चेंज है कि हमारा रीजन चेंज है, वहां पर गूगल डिफरेंट सर्वर से सर्व कर रहा है, हमारे पास डिफरेंट से सर्व कर रहा है। मैं आपको और एग्जांपल्स चेक करवाता हूं। अगर मुझे अपने राउटर तक कनेक्टिविटी चेक करनी है तो मैं अपने राउटर का आईपी एड्रेस लिखूंगा 192.168.100.1, और मैंने चेक किया तो मेरे राउटर तक मेरी कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके है। इसने कहा कि 4 पैकेट सेंड किए हैं, 4 ही रिसीव हुए हैं, लॉस कोई पैकेट नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे सिस्टम से मेरे राउटर तक की कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके है। अब अगर मैं चेक करना चाहूं, कोई वैग कमांड आपको दूं, पिंग, अच्छा गूगल की जगह हम ना 4G डाल देते हैं। अब देखते हैं ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं, और ये कोई रिप्लाई देती है कि नहीं। अब देखें पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट google.com। इसका मतलब मेरे डीएनएस ने इसको रिजॉल्व ही नहीं किया। चूंकि रिजॉल्व नहीं किया, उसको उसका आईपी एड्रेस नहीं मिला और मेरी रिक्वेस्ट वहां तक नहीं गई, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी आईपी एड्रेस को निकालकर और वहां तक अपने एड्रेस को चेक कर सकते हैं। अगर मैं NSLOOKUP की कमांड से किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस निकाल लेता हूं, bzu.edu.pk का निकाल लेते हैं, और हमने कनेक्टिविटी को देखा तो हमें पता चला कि यहां तक हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके है, 0% पैकेट लॉस हुआ है, लेकिन आपका जो राउंड ट्रिप टाइम है वो इसमें ज्यादा है। ऑन एवरेज 203 मिली सेकेंड के बाद मेरा रिप्लाई आ रहा था वहां से। इस तरीके से आप पिंग की कमांड से अपनी कनेक्टिविटी को चेक करते हैं बेटा। 2 मजीद कमांड्स आपको बताई गई हैं बेटा, आईपी कन्फिग और इफ कन्फिग की कमांड।
आईपी कॉन्फ़िग इस्तेमाल होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और इफ कॉन्फ़िग इस्तेमाल होता है बेटा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो आईपी कॉन्फ़िग से हम अपने नेटवर्क की सेटिंग्स को डिस्प्ले करके देख सकते हैं कि मुझे आईपी एड्रेस क्या असाइन हुआ है, सबनेट मास्क क्या असाइन हुआ है, गेटवे मेरा क्या है, नेटवर्क का स्टेटस इस वक्त क्या चल रहा है। तो ये मैंने पहले भी आपको इसकी एग्जांपल दिखाई, एक बार दोबारा दिखा देते हैं। देखें आईपी कॉन्फ़िग/ऑल मैंने किया तो आप देखें कि मेरे पास जितने नेटवर्क कनेक्शंस हैं, ब्लूटूथ कार्ड है, वाईफाई नेटवर्क कार्ड है, ईथरनेट कार्ड है, इन तमाम की डिटेल्स आ रही हैं। जिनमें मीडिया डिस्कनेक्ट है वो भी दिखा रहा है, जिनमें मीडिया कनेक्टेड है और मुझे जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ है वो भी यहां पर नजर आ रहा है। तो मेरा मेन जो वायरलेस लैन अडॉप्टर वाईफाई है जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी सारी डिटेल मैं इस आईपी कॉन्फ़िग की कमांड से देख सकता हूं। ठीक है, फिर आपके पास है बेटा टेलनेट की कमांड, पुटी, सिक्योर एसएसएच की कमांड। टेलनेट बेटा इस्तेमाल होती है रिमोट डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए। अगर मेरे पास कोई डिफरेंट डिवाइस दूर मेरे सिस्टम पे पड़ी है, मेरे ऑफिस में पड़ी है, और मैं चेक करना चाहता हूं वहां तक मेरी कनेक्टिविटी रिमोट एक्सेस ओके है या नहीं, तो मैं टेलनेट की कमांड इस्तेमाल कर सकता हूं। ये विदाउट इंक्रिप्शन डाटा सेंड करेगी। इसी तरह पुटी एक टूल है बेटा जो कि रिमोट लॉगिन का टूल है। एसएसएच जो है सिक्योर मेथड है रिमोट एक्सेस के लिए, जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपनी लिनक्स सिस्टम्स पे। एसएसएच डाटा इंक्रिप्शन करता है सेफ्टी पर्पस के लिए, और इनकी मदद से हम नेटवर्क डिवाइसेस को क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा 1.12 नेटवर्क परफॉर्मेंस पे बात करनी है। नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपका नेटवर्क कितना अच्छा काम कर रहा है, हाउ वेल योर नेटवर्क इज परफॉर्मिंग। इट शोज द स्पीड ऑफ द डाटा, क्वालिटी ऑफ द डाटा ट्रांसफर, कि आप जब डाटा ट्रांसफर करते हैं, आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप अपलोड कर रहे हैं किसी फाइल को, तो कितनी अच्छी स्पीड आपको मिल रही है, कितना अच्छा क्वालिटी आपको मिल रही है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क परफॉर्मेंस। अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब है बेटा स्मूथ कम्युनिकेशन, कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ रहा, आपका डाटा फास्ट तरीके से डिलीवर हो रहा है। और पुअर परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपका इंटरनेट स्लो है, उसमें डिले आ रहा है। डिले का मतलब होता है बेटा देर होना। नेटवर्क परफॉर्मेंस डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी फैक्टर है बेटा नेटवर्क की बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ वो अमाउंट ऑफ डाटा है जो आप एक गिवन टाइम में अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ शोज हाउ मच डाटा नेटवर्क कैन कैरी, कि कितना ज्यादा डाटा आप इस नेटवर्क को इस्तेमाल करके भेज सकते हैं, ये आपकी बैंडविड्थ है। जैसे बैंडविड्थ की मेजरमेंट यूजुअली मेगाबिट्स पर सेकंड में की जाती है। आप कहते हैं ना 6 MB का कनेक्शन लगवाया मैंने, 10 MB का लगवाया मैंने, 20 MB का लगवाया। अब 20 MB वाला आपको ये बता रहा होता है कि 20 मेगाबिट्स पर सेकंड आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 10 MB वाला आपको बता रहा है कि आप 10 मेगाबिट्स पर सेकंड ट्रांसफर कर सकते हैं। 6 MB वाला बता रहा है कि आप 6 मेगाबिट पर सेकंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब है जो 6 मेगाबिट पर सेकंड इस्तेमाल कर रहा होगा और जो 20 मेगाबिट, तो 6 मेगाबिट वाले की फाइल देर से जाएगी और 20 मेगाबिट वाले की जरा जल्दी चली जाएगी। लिहाजा नतीजा क्या निकला, हायर बैंडविड्थ मींस फास्टर डाटा ट्रांसफर रेट। जितनी ज्यादा डिवाइसेस होंगी बैंडविड्थ को इस्तेमाल करेंगी, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड क्या होती जाएगी बेटा, स्लो होती जाएगी। और जितनी कम डिवाइसेस होंगी नेटवर्क पे, वही बैंडविड्थ कम डिवाइसेस में शेयर होगी, आपकी स्पीड अच्छी आ रही होगी। तो लो बैंडविड्थ का मतलब लो इंटरनेट स्पीड आप समझ सकते हैं। सेकंड चीज है बेटा नेटवर्क की लेटेंसी। लेटेंसी कहते हैं देरी को। देरी का मतलब कि आपका कितना टाइम लग रहा है डाटा ट्रैवल करने में, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क लेटेंसी। एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो टाइम है, अब मैं अपने कनेक्शन से कर रहा हूं, मुझे 40 मिलीसेकंड लग रहे हैं, और आप अपने कनेक्शन से कर रहे हैं, आपको लग रहे हैं 90 मिलीसेकंड। तो इसका मतलब आपके नेटवर्क पे लेटेंसी है, आपके नेटवर्क पे डिले आ रहा है। तो इट इज द डिले बिटवीन सेंडिंग डिवाइस एंड द रिसीविंग डिवाइस। लेटेंसी को मेजर करते हैं बेटा नॉर्मली मिली सेकेंड्स में। लो लेटेंसी का मतलब है कि आपका नेट जो है तेज चल रहा है, फास्टर रिस्पॉन्स है। और हाई लेटेंसी का मतलब है आपको लैग मिल रहा है, आपको डिले मिल रहा है, आपका जो इंटरनेट है वो स्लो है। अब ऑनलाइन गेम्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, इनको लो लेटेंसी चाहिए, ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, फास्टर ट्रांसफर स्पीड चाहिए। तो जितनी आपकी नेटवर्क की लेटेंसी कम होगी और बैंडविड्थ ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क उतना ही अच्छा है। अगर आपकी लेटेंसी ज्यादा है और बैंडविड्थ कम है, इसका मतलब है आपका स्लो नेटवर्क है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन है। अब नेटवर्क का डिले या लेटेंसी किन वजूहात की वजह से आता है, तो इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं बेटा।
एक ये कि आपने नेटवर्क पे 20 MB का लिंक लगवाया, लेकिन आपके जो यूजर है, नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है। अब जब नंबर ऑफ यूजर ज्यादा होंगे तो यकीनी बात है नेटवर्क पे डिले आना शुरू हो जाए। अगर आपकी केबल्स पुअर क्वालिटी की हैं, जो उतनी डाटा स्पीड को हैंडल ही नहीं करती, आपने 100 MB का कनेक्शन लगवा लिया, लेकिन आपने जो इथरनेट केबल इस्तेमाल की वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसको कैटर करती, तो लिहाजा आपका नेटवर्क फिर भी स्लो ही रहेगा। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, आपका आईएसपी से जो कनेक्शन आ रहा है वो बहुत ज्यादा फासले पर है, उसमें डिले ऐड होता चला जाएगा। नेटवर्क कंजेशन जो है वो आपकी डाटा स्पीड को स्लो करती है। जब नेटवर्क पे ट्रैफिक ज्यादा होती है उसे कंजेशन कहते हैं बेटा। तो नेटवर्क पे जब ट्रैफिक ज्यादा होगी तो आपकी डाटा स्पीड ऑटोमेटिकली लो होती चली जाएगी। इसके अलावा अगर आपके राउटर में कोई इशू है, हार्डवेयर प्रॉब्लम आया हुआ है, उससे भी नेटवर्क डिले आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 1.13 नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। कि नेटवर्क पे लोड बैलेंसिंग किसे कहते हैं? नेटवर्क ट्रैफिक के मैनेज करने को बेटा लोड बैलेंसिंग कहते हैं। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क अमंग मल्टीपल सर्वर्स और लिंक्स। तो जब लोड बैलेंसिंग करनी होती है नेटवर्क ने, तो वो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर जो है ट्रैफिक को शिफ्ट कर देता है, डिफरेंट लिंक्स पे ट्रैफिक को शिफ्ट कर देता है, ताकि जो नेटवर्क का लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बैलेंस हो जाए। दिस हेल्प्स प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ वन डिवाइस। तो बजाय एक सिंगल डिवाइस पे लोड डालने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। लोड बैलेंसिंग इंप्रूव नेटवर्क स्पीड एंड रिलायबिलिटी। तो लोड बैलेंसिंग की मदद से आपकी नेटवर्क की स्पीड भी बेहतर होती है, आपके नेटवर्क की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। लार्ज नेटवर्क्स में बेटा, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में लोड बैलेंसिंग की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। इससे से ज्यादा नेटवर्क के यूजर्स को हैंडल किया जा सकता है, ज्यादा ट्रैफिक को स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ श्योरिटी दी जा सकती है। अगर आपकी लोड बैलेंसिंग की टेक्निक अच्छी है, इससे फेलियर को भी कम किया जाता है। अब बेनिफिट्स क्या है बेटा लोड बैलेंसिंग के? सबसे पहले आपके नेटवर्क की स्पीड बेहतर हो रही है, आपके नेटवर्क पे रिस्पांस टाइम अच्छा हो रहा है, आपके नेटवर्क की लेटेंसी और डिले कम हो रही है। सर्वर के फेलियर का जो रिस्क है वो इससे कम हो जाता है। अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो दूसरा सर्वर आपका काम कर रहा होता है, जो लोड बैलेंसिंग के लिए आपने लगाया हुआ बैलेंसर जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपके ट्रैफिक को डाउन टाइम नहीं फील आता, बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। लोड बैलेंसिंग की वजह से ट्रैफिक आराम से इजीली हैंडल हो जाती है। इससे आपके नेटवर्क की रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी बढ़ती है, डाउन टाइम कम होता है। तो आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, वो डिस्ट्रस्ट में नहीं आता और वो किसी किस्म की आपके साथ किसमें नहीं आता, अनहोप पोजीशन में नहीं आता, आपके साथ सेटिस्फाई रहता है, सेटिस्फाइड क्लाइंट होता है। फिर है बेटा बेसिक लोड बैलेंसिंग के मेथड्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? सबसे पहला जो बुनियादी मेथड इस्तेमाल होता है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन मेथड सेंड रिक्वेस्ट वन बाय वन, ठीक है, लूप में लगा देता है रिक्वेस्ट को। लीस्ट कनेक्शन मेथड है जो कि ट्रैफिक को सेंड करता है उन सर्वर्स की तरफ जो कि सर्वर जिनके ऊपर लोड कम हो, लो बिजी सर्वर्स। इसी तरह आईपी हैश मेथड है जो कि आईपी एड्रेस की बुनियाद पर डिसाइड करता है कि ट्रैफिक को किस सर्वर की तरफ राउट करना है। तो ये जो मेथड्स हैं बेसिकली नेटवर्क लोड को बैलेंस करने के लिए काम आते हैं। जितना ज्यादा सिंपल मेथड होगा उतना इजी टू इंप्लीमेंट होगा, उतनी उसकी कॉन्फ़िगरेशन आसान होगी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 1.14 आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी जो है वो बहुत जरूरी है ताकि आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने डेटा को सेव कर सकें फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिक्योरिटी हेल्प्स यू इन प्रिवेंटिंग डेटा लॉस एंड डैमेज। बहुत से यूजर जब आपके नेटवर्क पर डेली कनेक्ट करते हैं, अब वो लेजिटिमेट यूजर भी हो सकते हैं, लीगल भी और इलीगल भी हो सकते हैं। जो इलीगल यूजर हैं वो क्या करेंगे, आपके नेटवर्क को खराब करने की कोशिश करेंगे, हैक करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट किस्म के आपके नेटवर्क पे अटैक्स आएंगे। इनको हैंडल करने के लिए आपको नेटवर्क सिक्योरिटी की टेक्निक्स और उनके जो मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे। अब नेटवर्क सिक्योरिटी की जिमन में हम डिफरेंट टूल्स और रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब घर का जो नेटवर्क है उसके लिए भी जरूरी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है उसके लिए भी जरूरी है कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं उनको जरूर डिसाइड करें और उनको इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी की मदद से आपका डाटा प्राइवेट रहेगा, सेफ रहेगा, मेलवेयर से आपका नेटवर्क बचेगा, वायरसेस से आपका नेटवर्क बचेगा, इंट्रूडर से आपका नेटवर्क बचेगा। अब एक सबसे बुनियादी टेक्निक है फायरवॉल सिक्योरिटी के जिमन में। फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर। तो फायरवॉल आप बेसिकली बेटा सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी लगा सकते हैं, जैसे लिनक्स पे आईपी टेबल्स लगाए जाते हैं, और इसी तरीके से हार्डवेयर डिवाइस के तौर पे भी आप फायरवॉल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फायरवॉल का मकसद क्या है कि आपके नेटवर्क पे आने वाली इनकमिंग ट्रैफिक और आपके नेटवर्क से बाहर जाने वाली आउटगोइंग ट्रैफिक दोनों को फिल्टर आउट किया जाएगा।
और कोई भी ऐसी ट्रैफिक जो रूल्स पर पूरा उतरेगी उसको ब्लॉक कर लिया जाएगा। फायरवॉल में आप रूल्स लगाते हैं अपनी ट्रैफिक के ब्लॉक करने के, जैसे ही कोई रूल मैच करेगा आपकी जो फायरवॉल है वो हार्मफुल और अनवांटेड डाटा को, उस डाटा को जो रूल पे पूरा उतरा है उसको रोक लेगी, चाहे वो इनकमिंग साइड पे है चाहे वो आउटगोइंग साइड पे है। तो दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन सेफ एंड अनसेफ नेटवर्क्स। ये आपका चौकीदार का काम करता है फायरवॉल। फायरवॉल प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम अटैक्स। इसको आप घर के कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस के कंप्यूटर्स पे भी इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड टेक्निक है बेटा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन चेंज योर डाटा इनटू अ सीक्रेट फॉर्म। इंक्रिप्शन का मतलब है डिकोड करके डाटा भेजना, डाटा को ऐसी फॉर्मेट में भेजना कि अगर रास्ते में कोई इंट्रूडर इस डाटा को एक्सेस करता है तो वो अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस कर भी ले तो आपके डाटा को रीड आउट ना कर सके। जो ऑथराइज्ड यूजर है वो आपके एनक्रिप्टेड डाटा को पढ़ने के काबिल होता है क्योंकि आपने डिक्रिप्शन की उसके साथ शेयर की हुई होती है। तो इंक्रिप्शन की मदद से आपका डाटा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। इंक्रिप्शन ईमेल्स में, ऑनलाइन बैंकिंग में इस्तेमाल की जाती है बेतहाशा। अब तो आजकल इंक्रिप्शन जो है वो तकरीबन तमाम फील्ड्स के डाटा ट्रांसफर में इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि इससे डाटा सिक्योरिटी इंप्रूव हो रही है, तो लिहाजा इंक्रिप्शन एक मेन टेक्निक है। थर्ड टेक्निक है बेटा एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल डिसाइड करती है कि किस शख्स को आपने ऑथराइजेशन देनी है टू यूज द नेटवर्क और किस शख्स को आपने ब्लॉक करना है। तो ये सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को आपके नेटवर्क में एंटर होने की इजाजत देता है। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें परमिशंस लगाई जा सकती हैं लिमिट करने के लिए यूजर की एक्सेस को कि अगर वो इंटर हो गया तो क्या क्या मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकता है और कौन सा मॉड्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो एक्सेस कंट्रोल भी आपके डाटा को, आपके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती है बेसिकली। लास्ट में उसने लिखा बेटा कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जो नेटवर्क को सिक्योरिटी के अंदर दरपेश मसाइल पैदा करते हैं। इनमें वायरसेस आ जाते हैं बेटा, आपके मेलवेयर्स आ जाते हैं, ये सिस्टम को डैमेज करते हैं। हैकर्स आ जाते हैं जो अननेसेसरीली आपके डाटा को चोरी करते हैं। फिशिंग अटैक्स आ जाते हैं जो कि ट्रिक अप्लाई करके आपके डाटा की शेयरिंग ले रहे होते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है जिसको डीडॉस अटैक कहा जाता है। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आपके नेटवर्क पे भेज दी जाती है कि आपका जो सर्वर है, आपकी जो मशीन है, वो उन सर्विसेज, उन जो रिक्वेस्ट है उनको सर्विसेज देना शुरू कर देता है और खुद जो है वो डिनाइल ऑफ सर्विस में चला जाता है। इतना बिजी हो जाता है कि आपका सिस्टम हैंग हो जाता है। इसको डीडॉस अटैक या डॉस अटैक कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो सिक्योरिटी टूल्स की मदद से आप इन थ्रेट से निपट सकते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 1.15 टॉपिक में बेटा वो डिस्कस करता है डेटा बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप है क्या, बैकअप की टाइप्स क्या है और बैकअप क्यों जरूरी है। तो बैकअप बेटा बेसिकली एडिशनल कॉपी ऑफ योर डाटा इज कॉल्ड बैकअप। कि अगर आप अपने इंपॉर्टेंट डाटा की एक और कॉपी बनाते हैं दैट इज कॉल्ड बैकअप। बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर आपका जल गया है, हार्ड डिस्क आपकी जल गई है, आपकी रैम जल गई है, पावर सप्लाई जल गई है, मार्केट में जाएंगे नई पावर सप्लाई मिल जाएगी, नई रैम मिल जाएगी, नया कीबोर्ड मिल जाएगा, नया माउस मिल जाएगा, लेकिन आपका डाटा नहीं मिलेगा। अगर आपका डाटा लॉस हो गया, डैमेज हो गया, डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ योर सिस्टम। तो लिहाजा डाटा वायरसेस की मदद से भी लॉस हो सकता है, हार्डवेयर फेलियर की मदद से भी लॉस हो सकता है। बैकअप अगर आपने लिया होगा तो आप उससे डाटा बैकअप ले लेंगे, हार्डवेयर रिप्लेस करके अपनी डाटा फाइल्स को रिकवर कर लेंगे। तो रिकवरिंग का प्रोसेस जो है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर डाटा बैक ऑन टू योर डिवाइस। तो बैकअप और रिकवरी दोनों काम आते हैं आपके। अब टाइप्स क्या है बेटा डाटा की, दो किस्म के बैकअप्स मेन होते हैं बेटा, एक पार्शियल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप जो कहलाते हैं, और एक फुल बैकअप। फुल बैकअप का मतलब है जीरो से लेकर एंड तक जितना भी आपका डाटा है उसको आपने बैक किया है किसी डिवाइस पे, एक्स्ट्रा डिवाइस पे, तो ये कहलाएगा बेटा फुल बैकअप। और इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब ये होता है कि जो बैकअप आपने कल तक ले लिया था उसके बाद आज जो डाटा फ्रेश आया सिर्फ उसका बैकअप लेना, फिर अगले दिन जो आप डाटा बैकअप लेंगे वो सिर्फ उस दिन का डाटा बैकअप लेंगे। इस डाटा बैकअप को बेटा इंक्रीमेंटल बैकअप कहते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी यहां पे लिखी गई डिफरेंशियल बैकअप। अब डिफरेंशियल बैकअप पहले आपके लास्ट बैकअप को चेक करता है, जिस मिनट तक, जिस सेकंड तक, जिस क्वांटिटी तक आपका पिछला बैकअप हुआ है सिर्फ उससे अगला बैकअप जो है, अगला डाटा बैकअप किया जाता है। इसको डिफरेंशियल बैकअप कहते हैं। तो बैकअप को आप हार्ड ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं, यूएसबी ड्राइव पे कर सकते हैं, सीडी डीवीडी पे कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज पे बैकअप ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास वो एक्स्ट्रा डिवाइस कौन सी है जिसपे आप बैकअप ले रहे हैं।
नेक्स्ट वो डिस्कस करता है बेटा डेटा रिकवरी का मेथड। तो डेटा रिकवरी क्या है? टू रीस्टोर योर डेटा ऑन द डिवाइस। बैकअप फाइल्स जो है वो रिकवरी के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। रिकवरी का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको डिलीटेड फाइल्स रिकवर करने की मदद देता है। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट आप बना सकते हैं रिकवरी के लिए। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं वो डैमेज डिवाइसेस से आपको डाटा रिकवर करके देते हैं। इसके डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। बहरहाल आपकी बुक में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं डिस्कस की गई, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है यहां पर। टॉपिक नंबर 1.16 बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ। अब आपको एक समझाने की कोशिश की गई है कि यूजेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कि कितना आसान है सिस्टम को इस्तेमाल करना, हाउ इजी अ सिस्टम इज टू यूज। अब एक सादा सिस्टम, एक सिंपल सिस्टम, एक यूजेबल सिस्टम सिंपल और क्लियर होता है, सीखने में आसान, टास्क आप विदाउट कंफ्यूजन कर सकते हैं। गुड यूजेबिलिटी का मतलब है कि आपका टाइम बच रहा है, आपकी एफर्ट बच रही है, यूजर ज्यादा सेटिस्फाई है। इसके बरक्स जो सिक्योरिटी है वो क्या होती है? प्रोटेक्टिंग योर सिस्टम एंड डाटा। जहां आप सिस्टम की सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करेंगे, आप यूजर नेम पासवर्ड रखेंगे, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे, आप मोबाइल पे भी ऑथेंटिकेशन लेंगे, ईमेल पे भी ऑथेंटिकेशन लेंगे बिफोर लॉगिन। अब जितना आप सिक्योरिटी मेजर्स को टाइट करेंगे तो आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं बिटवीन सिंपल यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जहां सिंपल यूजेबिलिटी होती है वहां सिक्योरिटी बेहतर नहीं होती, जहां सिक्योरिटी बेहतर होती है वहां सिंपल यूजेबिलिटी से आप हार्ड यूजेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। यूजर को थोड़े से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड याद करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा लॉगिन के स्टेप्स याद करने पड़ते हैं। तो यहां जो लिखा गया टॉपिक है ट्रेड ऑफ बिटवीन यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, वो आपको यह समझाना चाहता है कि इंक्रीजिंग सिक्योरिटी कैन मेक सिस्टम हार्डर टू यूज। जब आप ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स लेंगे तो आपके सिस्टम की सिंप्लिसिटी चली जाएगी। आपको मोस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने पड़ेंगे, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रखने पड़ेंगे, लॉन्ग पासवर्ड रखने पड़ेंगे, दे आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, याद करने में मुश्किल होंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा लॉगिन स्टेप्स आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसी तरह सिंपल सिस्टम आसान होते हैं इस्तेमाल करने में, जबकि सिक्योरिटी कम होती है। अगर आप सिक्योरिटी मेजर्स इंक्रीज करेंगे तो रिस्क कम होता चला जाएगा, लेकिन सिस्टम विल बी मोर हार्डर टू यूज, सिंप्लीफाइड यूजेज नहीं रहेगा उसका। तो ये टोटल बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 था जो यहां पर कंप्लीट हो गया। अगर किसी कॉन्सेप्ट में कोई कमी रह गई हो, आपको कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वहां पे उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे।